हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन 10th क्लास का जो यूनिट फर्स्ट है उसका थर्ड वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहा है। तो अपन ने दो वीडियो के अंदर पढ़ दिया था काफ़ी सारा। तो सबसे पहले अपन यूनिट का नाम लिखते थे, यूनिट फर्स्ट, और यूनिट का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसको हिंदी में क्या कहता है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ से एक नंबर का छोटा प्रश्न पूछा जाएगा और एक आपके 3 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीज़ आपको एनी टाइम जहन के अंदर रखनी है, आपके दिमाग में रखनी है कि पहले यूनिट में से एक 1 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। अपन ने फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के अंदर पढ़ा था संतुलित भोजन के बारे में। संतुलित भोजन हल्का सा पहले रिवाइज कर देता हूँ। संतुलित भोजन आप मनन करो, संतुलित भोजन किसे कहता है। एक पढ़ा था अपन ने असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन जिसको अपन क्या कहते थे, कुपोषण कह सकते हो, ठीक है, जिसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद अपन ने कुपोषण के प्रकार पढ़े। कुपोषण के प्रकार अपन पढ़ रहे थे, कुपोषण के प्रकार। और कुपोषण के प्रकार के अंदर अपन ने देखा विटामिन कुपोषण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से आ सकता है। खनिज लवण, ठीक है, इसकी भी सारणी 3 नंबर की। साथ साथ में प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण। और प्रोटीन कुपोषण के अंदर अपन ने 2 रोग देखे थे। एक देखा था क्वाशियोर कोर रोग और एक देखा था अपन ने मेरस्मस रोग। 2 रोग देखे थे प्रोटीन कुपोषण के अंदर, ठीक है। इतनी चीज़ें अपन ने पढ़ दी थी। अब आगे अपन आज डिस्कस करते हैं कि उसके अलावा एक चीज़ और अपन ने पढ़ी थी, मोटापा। मोटापा जिसको अपन क्या कहते थे, ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते थे मोटापा। और मोटापा क्या थी, मोटापा वह कंडीशन, वह अवस्था जिसके अंदर आपके शरीर का लंबाई व भार का अनुपात, लंबाई व भार का अनुपात क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इस अवस्था को मोटापा कहते हैं। और मोटापा आपके शरीर में वसा के जमा होने से, वसा के जमा होने से होता है। वसा के जमा होने से होता है ये, ठीक है। और वसा कहाँ पे जमा होती है, हमेशा ध्यान रखना, जो वसा होती है वो त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में वसा क्या होती है, जमा होती है। वसा त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक के अंदर जमा होती है। और ज़्यादा यदि वसा जमा हो जाए तो आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर है, जो आपके शरीर में रक्त बह रहा है, उसके बहने की गति के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगी। तो मोटापा के कारण कौन कौन से रोग हो रहे थे अपन ने देखा था, मधुमेह, ठीक है। मधुमेह के अलावा अपन ने देखा था बीपी हाई या लो हो सकती है, ठीक है, बीपी हाई लो। उसके अलावा हृदय घात जिसको आप हार्ट अटैक कहते हो। साथ साथ में कैंसर होने की संभावना, बहुत सारे रोग हो जाते हैं मोटापा के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोटापा देखा था। अब आज अपन देखेंगे भोजन और मानव स्वास्थ्य के अंदर आगे है आपके रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप। दूसरे यूनिट के अंदर व्यवस्थित दिया हुआ है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रक्त किस प्रकार से आपके शरीर में प्रवाहित होता है, उसकी क्रियाविधि को समझाऊंगा, तब आपको ये व्यवस्थित तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अभी आपके पहले यूनिट के अंदर दिया हुआ है रक्तचाप, जिसको अपन कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। अब सबसे पहले रक्तचाप की परिभाषा आपको ध्यान होनी चाहिए। रक्तचाप किसे कहोगे, तो हमारे शरीर के अंदर रक्त के बहने के लिए क्या होती है भाई, रक्त के बहने के लिए नलियाँ होती है। जिस प्रकार से नली के अंदर पानी प्रवाहित होता है, उसी तरह हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो नलियों में बहता है। किसमें बहता है, नलियों में। और नलियाँ कितने तरह की है, तो 2 तरह की है। कितने तरह की है भाई, 2 तरह। एक है धमनियाँ और दूसरी कौन सी है, शिराएं। एक होती है धमनियाँ और एक होती है शिराएं। 2 नलियाँ हैं, दोनों में हल्का सा अंतर होता है।
ठीक है। ध्वनियाँ और सिरों में हल्का हल्का अंतर होता है। दूसरे यूनिट के अंदर व्यवस्थित दिया हुआ है, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ध्वनि और सिरा में क्या अंतर होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ध्वनि होती है, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य आपको ध्यान रखना है। ध्वनियाँ जो होती है वो रक्त को हृदय एक आपके शरीर में पाया जाने वाला मशीन है, जो लगभग ये जो हृदय है ये आपके शरीर में पाए जाने वाला मशीन है, जो लगभग दिन में एनी टाइम हृदय जो है वो आपके शरीर में मशीन की तरह कार्य करता है। और ये क्या करता रहता है, धड़कता रहता है। और इसके धड़कने का कारण क्या है तो वो भी मैं अपन आगे देखेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करती है, ध्वनियाँ। और विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करती है भाई, शिरा करती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, रक्त को ले जाने का काम और वापस लाने का काम, क्योंकि रक्त यहाँ से विभिन्न अंगों तक जाएगा ध्वनियों के द्वारा और शिराओं के द्वारा क्या होगा, वापस आएगा। इसके अंदर आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कर रहा है, ये वापस लाने का काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, शिरा, और इसके लिए क्या हो जाएगी, ध्वनियाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो हार्ट ध्यान रखना। ऐसे करके आपकी ये ध्वनि और शिरा है। और साथ साथ में ध्यान आपको ये रखना है कि ध्वनियों के अंदर कैसा रक्त होता है। तो ध्वनियों के अंदर कैसा रक्त होता है भाई, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड होता है। और इसके अंदर कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त में क्या अंतर है तो ये भी आपको ध्यान रखना। हल्का सा शुद्ध रक्त, इसका मतलब उसके अंदर क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन, और अशुद्ध का मतलब उसके अंदर क्या घुली हुई है, CO2। ये शुद्ध और अशुद्ध के अंतर हो गए। ठीक है, तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। हमारे शरीर में रक्त को बहने के लिए नलियां होती है, जिसको ध्वनि और शिराएं कहते हैं। वैसे ध्वनि और शिराओं के भी प्रकार है। शिरा जो होती है वो शिरिकाओं में विभक्त होती है, ध्वनि होती है वो ध्वनिकाओं में विभक्त होती है। ठीक है, ध्वनि महाध्वनि भी होती है, शिरा भी महाशिरा होती है। सभी चीज को अपन दूसरे यूनिट के अंदर देखेंगे, यहाँ पे इतना काम का नहीं है। यहाँ पे प्रश्न आपके आ सकता है, रक्तचाप किसे कहते हैं। तो रक्तचाप का मतलब हो जाएगा रक्त द्वारा ध्वनियों व शिराओं पर डाला गया दाब, रक्तदाब, इसको आप रक्तदाब कह सकते हो, या आप इसको रक्तचाप कह सकते हो, या इसको सामान्य परिभाषा के अंदर क्या कहोगे, बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे रक्त द्वारा जो रक्त होता है, अब मैं आपको बता देता हूं, ये मान लो ध्वनि है, इसके अंदर क्या बह रहा है, रक्त इसके अंदर जैसे ही बहेगा तो जो रक्त होगा वो इस ध्वनि की शिराओं के ऊपर, ध्वनि की जो भित्तियां हैं, ध्वनि की जो अंदर की भित्तियां हैं उसके ऊपर क्या डालेगी, दबाव डालेगी, प्रेशर डालेगी। उस प्रेशर को ही क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर तेज गति से रक्त बहता है तो निश्चित रूप से इसकी भित्तियों के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो रक्त द्वारा ध्वनियों व शिराओं पर डाला गया दाब, या इसकी भित्तियों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर बीपी कहलाता है। ये जो बीपी है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है उच्च रक्तचाप, और एक होती है निम्न रक्तचाप, जिसको कहते हैं हाई बीपी, और यहाँ पे हो जाएगी लो बीपी। ये शब्द आपने सुने होंगे, हाई बीपी और लो बीपी। सामान्य ये तकलीफ रहती है लोगों के अंदर कि कई बार बीपी हाई हो जाती है, कई बार बीपी होती है वो लो हो जाती है। नाम से स्पष्ट है, हाई रक्तचाप, उच्च रक्तचाप का मतलब क्या हो जाएगा, रक्त द्वारा यदि रक्त ध्वनियों के अंदर तेज, ध्वनि और शिराओं के अंदर तेज रूप से बहता है तो इसको कहता है हाई बीपी। ठीक है, और यदि लो तरीके से बहता है, स्लो तरीके से बहता है तो उसको कहता है
निम्न रक्तचाप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रक्तचाप जो होता है रक्त द्वारा डाला गया धमनी व सिरों पर दाब रक्तचाप कहलाता है। उच्च रक्तचाप हो सकता है, निम्न रक्तचाप हो सकता है। और ये जो दोनों कंडीशन है ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त पर आधारित। यदि हृदय जो होता है वो रक्त को क्या करता है, पंप करता है। लेकिन कई बार यहाँ पे दो प्रकार की क्रिया आती है। ठीक है, इसके अंदर दो प्रकार की क्रिया आती है। एक आता है प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब, ठीक है, जिसको कहते हैं सिस्टोलिथ, और एक आता है डायसिस्टोलिथ। अब दोनों चीजों का आपको समझना पड़ेगा, प्रकुंचन दाब और अनुशीथिलन दाब। अनुशीथिलन दाब, प्रकुंचन और अनुशीथिलन में क्या अंतर है? देखो हृदय जो होता है वो आपको पता है ये पंप करता है। हृदय होता है वो क्या करता रहता है, पंप करता रहता है। हृदय पंप करता है, तो जैसे हृदय जो होता है वो ऐसे पंप करेगा। ठीक है, हृदय जब संकुचित होता है, अब जैसे हृदय संकुचित होगा तो बताओ हृदय के अंदर संकुचित होगा उस समय रक्त विभिन्न अंगों से कहाँ आएगा, हृदय के अंदर, और विभिन्न अंगों से जैसे हृदय के अंदर आएगा तो उसको लाने का काम कौन करेगा, तो उसको लाने का काम कौन करेगी, शिरा, क्योंकि रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने का काम करती है शिरा। जैसे हृदय संकुचित होगा उस समय जो शिरा होगी वो क्या होगी, सक्रिय होगी, और जो आपकी धमनियाँ होगी वो क्या होगी, शिथिल होगी। तो धमनियों के शिथिल की अवस्था, यानी कि आप कह सकते हो हृदय के शिथिल की अवस्था, हृदय के शिथिल की अवस्था, या आप कह सकते हो धमनियों के शिथिल की अवस्था डायसिस्टोलिथ कहलाती है। और इसका जो मान होता है वो होता है लगभग 60 से 90 mmHg के मध्य। डायसिस्टोलिथ का जो मान होता है वो होता है 90 से 110 mmHg के मध्य। और ये जो है यह शिथिल जो हृदय होता है वो उसकी शिथिल अवस्था को कहता है। और जैसे हृदय होता है वो संकुचित होता है, जैसे हृदय संकुचित होता है उस समय आपकी धमनियाँ होती है वो सक्रिय होती है, और धमनियों के सक्रिय होने के कारण इसके ऊपर धमनियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो इसका मान हो जाएगा लगभग 100 से 140 mmHg के मध्य, mmHg के मध्य। तो ये अपन वैसे दूसरे यूनिट के अंदर सिस्टोलिथ और डायसिस्टोलिथ को व्यवस्थित तरीके से मैं पोस्टर के माध्यम से आपको समझाऊंगा, इसके ऊपर ज़्यादा इतना गौर नहीं करना है। आपको बीपी हाई और लो को ध्यान रखना है। बीपी हाई होती है इसका मतलब है रक्त ज़्यादा मात्रा में यानी कि ज़्यादा स्पीड से बह रहा है, और यदि कम स्पीड से बहता है तो उसको कहते हैं निम्न रक्तचाप। अब उच्च रक्तचाप के क्या क्या लक्षण होंगे, इस समय आपके शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही बीपी हाई होगी उस समय आपको क्या आएगी, तो उस समय आपको ज़्यादा पसीना आएगा, पसीना आना, ठीक है, और पसीना आएगा साथ साथ में आपका मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, ब्रेन का काम करना बंद कर देगा। जैसे आपकी बीपी हाई होगी तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा और आप अचेत अवस्था के अंदर नीचे गिर सकते हो। इसलिए बीपी हाई की अवस्था में पसीना आता है, कई बार चक्कर भी आती है, आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल पृथ्वी घूम रही है ऐसे नजर आता है। तो ये सब किसके कारण होता है, ये बीपी हाई के कारण होता है। बीपी लो के कारण क्या होता है, तो चक्कर आना, चक्कर आना, ठीक है, शरीर का शिथिल पड़ना, शरीर का शिथिल पड़ जाना, शिथिल पड़ जाना, ठीक है, साथ साथ में मस्तिष्क का काम करना बंद कर देना, ये बीपी लो के लक्षण है। इसमें चक्कर आएगी, इसमें क्या आएगा, ज्यादा पसीना। ज्यादा पसीना कब आएगा, जब बीपी हाई होगी, और चक्कर कब आएगी, जब बीपी लो होगी। और बीपी लो की जो समस्या आती है वो आपके शरीर में जल की कमी, जल की कमी होती है, उस समय बीपी कम होने की समस्या रहती है। और बीपी हाई होती है वो समस्या आप ज़्यादा यदि जंक फूड लेते हो, यानी कि आपके शरीर में यदि मोटापा है, उस समय बीपी हाई होने की समस्या रहती है। और इसको लो करने के लिए अलग अलग टैबलेट्स आती है जो बीपी को लो करने के लिए काम में आती है, ठीक है, और हाई करने के लिए भी काम में आती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि बीपी हाई और लो जब होती है, बीपी हाई और लो जब होती है उस समय मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर, मस्तिष्क जो होता है वो आपका कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। और यदि ज़्यादा समय तक आपके शरीर में बीपी हाई या लो रहती है तो आपका मस्तिष्क है वो डैमेज हो सकता है, यानी कि आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए बहुत खतरनाक चीज़ है ये। तो ये भी आपके रक्तचाप आपको ध्यान रखना है। ये रक्तचाप टॉपिक हो गया। उसके बाद अपन पहले यूनिट के अंदर अब देखते हैं कुछ नशीले पदार्थों के बारे में आपके दिया हुआ है, नशीले पदार्थ। अब नशीले पदार्थों के अंदर आप ज़्यादा तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, ठीक है,
आप किताब के अंदर देख लेना, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ बता देता हूँ। नशीले पदार्थ, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं भाई, नशीले पदार्थ, जिससे आपको क्या मिलता है, नशा मिलता है। नशीले पदार्थ के अंदर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे भाई तंबाकू के बारे में, तंबाकू, फिर दूसरी चीज अफीम, अफीम, तीसरी चीज अपने को ध्यान रखनी है भी मदिरा, ठीक है, 3 चीजें है, तंबाकू, अफीम, मदिरा। उसके अलावा और क्या है भाई, गुटखा, एक चीज गुटखा भी ध्यान रखना, जिसको नशीले पदार्थ या आप मादक पदार्थ कह सकते हो, मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों के अंदर, क्योंकि यहां से आपके 1 नंबर का प्रश्न इसी में से पूछा जाता है। तंबाकू के बारे में देखेंगे, तंबाकू जिसको टोबैको कहता है, टोबैको, और इसका आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है, तंबाकू, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है। और वैज्ञानिक नाम क्या है तंबाकू का, निकोटिएना, निकोटिएना टोबैकम, निकोटिएना। तो ये तंबाकू जो ये कौन से कुल का है, तो ये सोलेनेसी कुल का है। आप जैसे 11th के अंदर साइंस बायोलॉजी लोगे उस समय आप आवर्तबीजी पादपों को पढ़ोगे, उसके अंदर एक कुल आएगा जो है सोलेनेसी कुल। और सोलेनेसी कुल की विशेषता होती है कि इसके अंदर जो पुष्प होते हैं, इसके अंदर जो पुष्प होता है वो कैसे होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। वो कैसे होता है, द्विलिंगी। अब द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, आपने 8th क्लास के अंदर डिस्कस किया होगा। द्विलिंगी पुष्प का मतलब जिसके अंदर नर जनन अंग पुंकेसर और मादा जनन अंग स्त्रीकेसर दोनों प्रेजेंट रहते हैं, उसको कहता है द्विलिंगी पुष्प। और द्विलिंगी पुष्प को ही पूर्ण पुष्प कहता है, पूर्ण पुष्प कहता है। ये आप 8th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा है तो आप पीछे चले जाना, किताब को उठा के देख लेना, ठीक है। तो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबैकम, कौन सा कुल है, तो सोलेनेसी कुल का है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तंबाकू, अब तंबाकू के अंदर आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है प्रभाव क्या हो सकता है, कैंसर, ठीक है। साथ साथ में सबसे पहले कैंसर जो है वो कौन सा कैंसर, मुंह का कैंसर, मुंह का कैंसर। तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर, जिसको ओरल कैंसर कहता है, मुंह का कैंसर, तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर होता है। और इसको लोग क्या करता है, इसको लोग चूने के साथ में मिक्स करके खाता है तंबाकू। और तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव है, तो तंबाकू से कैंसर हो सकता है, तंबाकू से आपके शरीर में पाचन से संबंधित बीमारियां हो सकती है, तंबाकू से आपके दांत सड़ सकते हैं। तो तंबाकू से बहुत प्रकार की डिजीज होती है। आप किताब के अंदर देख लेना तंबाकू के कौन कौन से दुष्प्रभाव है। और मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, इसके जो दुष्प्रभाव है उसको आप पॉइंट में याद रखना। किसके अंदर, पॉइंट में याद रखना कि पहला पॉइंट हो गया इससे मुंह का कैंसर होता है, दूसरा पॉइंट हो गया इससे आपके दांत खराब हो जाते हैं। और आगे आपको ध्यान रखना है, तंबाकू जो है, तंबाकू से आपको एक लत लग जाती है, और लत लगने के बाद जैसे ही एक निश्चित समय के बाद आपको तंबाकू लेना ही पड़ता है। तो ये एक नशीला और मादक पदार्थ है, ठीक है। तंबाकू हो गया, वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है, कुल ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अपन अफीम को देखते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, निकोटिएना टोबैकम है, इससे एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको उत्प्रेरक कहता है, उत्प्रेरक। आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपका तंबाकू है इससे बहुत प्रकार के एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी एल्केलॉइड क्या है, एक शब्द आएगा पहले यूनिट के अंदर, एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड का मतलब यह है कि वे रसायन, आप इसकी परिभाषा ऐसे लिखोगे, वे रसायन जो आपकी शरीर की जो क्रियाशीलता है, काम के करने की जो क्षमता है, उस क्रियाशीलता को प्रभावित करता है एल्केलॉइड। एल्केलॉइड का मतलब हो जाएगा वह रसायन जो आपकी शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। आपके शरीर की क्रियाशीलता को या तो बढ़ाते हैं या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, उसको कहते हैं एल्केलॉइड। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, अफीम। आप जैसे खेत में जाते हो और काम करने के लिए, तो आपके दादाजी या पापा जी अफीम लेके आते हैं और कहता है कि थोड़ा सा अफीम ले लो, पूरे दिन आराम से काम करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एल्केलॉइड है, और आपके शरीर के जो काम करने की क्षमता है उसको क्या कर रहा है, अफीम बढ़ा रहा है। इसका मतलब अफीम क्या हो गया, एल्केलॉइड हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो एल्कोलॉइड है वो आपके सिलेबस के अंदर है। अफीम के अंदर कौन सा, तंबाकू के अंदर कौन सा एल्कोलॉइड होता है, तो ध्यान रखना है निकोटिएना। निकोटिएना, निकोटिएना जो
आपके एल्कोलॉइड है वो तंबाकू से प्राप्त होता है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि तंबाकू से कौन सा एल्कोलॉइड प्राप्त होता है, तो निकोटिना प्राप्त होता है। फिर अफीम, अफीम के अंदर आप क्या ध्यान रखोगे, तो अफीम जो है इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है बोलो वैज्ञानिक नाम, पेपेवरिन सोमनिफेरम, पेपेवरिन सोमनिफेरम, पेपेवरिन सोमनिफेरम वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है, इसका कुल आपके किताब में है नहीं, तो आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, क्योंकि जो भी किताब में दिया वही चीज आपको ध्यान रखनी है। सोलन ऐसे कुल याद रखना, द्विलिंगी पोस्ट भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पेपेवरिन सोमनिफेरम। अब इस अफीम से कौन कौन से एल्कोलॉइड प्राप्त होता है, तो एल्कोलॉइड आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इससे एक होता है अफीम से पेपेवरिन, पेपेवरिन, ठीक है, एक होता है मॉर्फिन, एक होता है कोडीन। ठीक है, पेपेवरिन, मॉर्फिन, मॉर्फिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन के बारे में आपने सुना होगा कि जब ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन के समय व्यक्ति को क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। बेहोश मतलब उसके अंदर होश ही नहीं रहे, ऐसी अवस्था की जाती है। तो ऑपरेशन के समय बेहोशी की जो दवाई के रूप में काम करता है वो करता है मॉर्फिन। मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाता है। आप कई बार जाते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो जो ज़्यादा यदि आपका शरीर के अंदर यदि मस्तिष्क का ऑपरेशन हो रहा है, ब्रेन का, उस समय आपके शरीर को क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। और बेहोशी के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उस इंजेक्शन का नाम है मॉर्फिन। उसके अंदर जो केमिकल काम में लिया जाता है वो मॉर्फिन, और प्राप्त कहाँ से होता है, तो अफीम से। ठीक है, सामान्यतः यदि आप अफीम को ज़्यादा ले लेते हो, अफीम के रस को सीधा पी लेते हो, तो आप क्या हो जाते हो, बेहोश, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मॉर्फिन है। साथ साथ में ये जो मॉर्फिन है, ये मॉर्फिन जो आपके फौजी होते हैं, आर्मी के अंदर जो लोग जाते हैं, ठीक है, देश के रक्षक जिसको कहते हैं, मॉर्फिन उस समय जब वो बेहोश हो जाते हैं, जब उसको आतंकवादी गोली मारता है, उसके बाद वो जैसे ही बेहोश हो जाता है, उस समय उसके पास में क्या रहता है, हल्का सा इंजेक्शन रहता है, वो तुरंत इंजेक्शन निकाल के उसको दे देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, मॉर्फिन, या सीधे का सीधे वो क्या ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं, अफीम लेते हैं। आपको पता होना चाहिए वो एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, एल्कोहल, और एल्कोहल के द्वारा वो क्या कर देते हैं, अपने शरीर के अंदर वापस ऊर्जा आ जाती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अफीम के अंदर इस चीज को ध्यान रखना। अफीम क्या है भाई, अफीम एक मादक पदार्थ है जिसकी आपको आदत लग जाती है, और आदत लगने के बाद आपकी समाज के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी परिवार के अंदर और आपकी देश के अंदर आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंच सकती है। इसलिए इस सभी पदार्थों को आपका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इस सभी पदार्थों का आप सेवन करके यदि शरीर को ऊर्जा प्रदान करोगे तो आगे चलकर आपका शरीर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ों को यूज नहीं करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों से क्या रहना है, दूर रहना है। फिर देखो, फिर मदिरा, ठीक है, मदिरा जिसको अपन एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल का आपको रासायनिक सूत्र याद रखना है, केमिकल सूत्र C2H5OH, मदिरा C2H5OH, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सभी मिलकर मदिरा का निर्माण करता है। और मदिरा जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हो सकता है गन्ने के रस से, अंगूर से, ठीक है, उसके अलावा किसी भी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जितने भी है, तो ये गन्ने के रस से प्राप्त हो सकता है, अंगूर से प्राप्त हो सकता है, और कार्बोहाइड्रेट के जितने भी स्रोत है उससे प्राप्त हो सकता है। कैसे प्राप्त होता है पता है, यहाँ पे एक विधि काम में ली जाती है, उस विधि का नाम है किण्वन विधि, जिसको फर्मेंटेशन कहता है, इंग्लिश में इसको फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन विधि। ठीक है, और किण्वन विधि जो है, इस किण्वन विधि के अंदर क्या होता है पता है, इस किण्वन विधि के अंदर जो गन्ने का रस है या अंगूर का रस है, जो भी कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो, उस कार्बोहाइड्रेट को लेकर कुछ समय तक आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब क्रिया करवाई जाती है उस समय एल्कोहल बनता है। जब आप दूसरे यूनिट के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको श्वसन, उस श्वसन के अंदर मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, एक बताऊंगा आपके ऑक्सीश्वसन और एक बताऊंगा अनॉक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और अनॉक्सी में ऑक्सीजन की क्या होगी, अनुपस्थिति। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करवाकर
जब आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करवाते हो उस समय आपको प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है एथिल एल्कोहल बनता है C2H5OH। और जो आपकी मदिरा मार्केट के अंदर मिलती है उसके अंदर किसी के अंदर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है तो किसी में कम, और इसी की कम और ज़्यादा मात्रा के आधार पर इसके अंदर क्या होता है, नशा होता है। तो मदिरा क्या है भाई, तो मदिरा आपके हो गया C2H5OH, किससे बनता है, तो गन्ने के रस से, अंगूर के रस से, साथ साथ में जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है उससे बनता है। और इसके अंदर जीवाणु जो होते हैं वो विशेष रूप से भूमिका निभाता है, जीवाणु, ठीक है। और जीवाणु क्या करते हैं, अनऑक्सीडेशन करता है, जिसके द्वारा अल्कोहल बनता है, ठीक है। अब अल्कोहल लेने से आपके समाज के अंदर प्रतिष्ठा कम हो सकती है, परिवार राष्ट्र के अंदर प्रतिष्ठा कम हो सकती है, इसलिए ऐसी चीज़ों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। उसके बाद फिर आपको गुटखा। अब गुटखा क्या होता है भाई, गुटखा किससे बनता है, तो गुटखा जो आपके लकड़ी आती है उस लकड़ी के डंठल, साथ साथ में इसमें सुपारी मिलाई जाती है, सुपारी, ठीक है, सुपारी, इस गुटखा के अंदर सुपारी प्लस लकड़ी के डंठल, लकड़ी के डंठल और साथ साथ में गुटखा के अंदर कुछ रसायन भी मिक्स किए जाते हैं और क्या बनाते हैं, सुपारी या सॉरी गुटखा बनाते हैं। और गुटखा खाने से आपके शरीर में एक रोग हो जाता है, उसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रेसिस रोग गुटखा के चबाने से हो जाता है। गुटखा जो है उस गुटखे को जो लोग होते हैं वो बड़ी ताव से इसको चबाते हैं और चबाने से आपके दांत है खराब हो जाते हैं, साथ साथ में मुंह सही तरीके से खुलता नहीं है, मुंह जो होता है वो सही तरीके से खुलता नहीं है। और इस मुंह नहीं खुलने की क्रिया कोई क्या कहता है, सबम्यूकस फाइब्रेसिस कहते हैं। तो गुटखा से आपके कौन सा रोग हो जाता है, तो सबम्यूकस फाइब्रेसिस रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है, मुंह का सही तरीके से नहीं खुलना, दांतों का खराब हो जाना, साथ साथ में जबड़े कठोर हो जाते हैं, ठीक है। इसके आप लक्षण लिख सकते हो, मुंह का प्रॉपरली या मुंह का सही तरीके से नहीं खुलना, मुंह सही तरीके से नहीं खुलेगा। आप देखते हो ज़्यादा समय तक यदि आप गुटखा खाते हो तो आपका मुंह खुलना बंद हो जाएगा, जबड़े का कठोर हो जाना, जबड़ों का कठोर हो जाना, दांतों का खराब हो जाना, दांत क्या हो जाएंगे, दांतों का खराब हो जाना। ऐसे करके आप इस चीज़ को आपको पॉइंट में लिखना है। और एक यहाँ आप लिख सकते हो, मुंह का कैंसर हो जाने की संभावना हो जाती है। तो आपको सब म्यूकस फाइब्रेसिस के अंदर क्या हो जाता है, मुंह के जबड़े कठोर हो जाते हैं, मुंह प्रॉपरली तरीके से खुलता नहीं है, ठीक है, दांत खराब हो जाते हैं और मुंह का कैंसर, जिसको ओरल कैंसर कहते हैं, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो गुटखा हो गया, गुटखा के अंदर क्या होता है, सुपारी और लकड़ी के डंठल, इसको आपको नहीं खाना है। फिर कुछ और रसायन है जो आपके शरीर की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, जिसके अंदर आपके एक दिया हुआ LSD, ठीक है, लाइसर्जिक एथिल डाइइथाइल एमाइड, ठीक है, LSD, ध्यान देना, LSD आप फुल फॉर्म देख लेना। LSD जो भी आपके LSD है वो आपके शरीर की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, जिसको लाइसर्जिक एथिल डाई एमाइड कहते हैं, ठीक है, इसकी भी परिभाषा आप देख लेना। और उसके अलावा अपन अब देखते हैं मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, जो आपके घर के अंदर मटेरियल आता है, मार्केट से आप चीज खरीद कर लाते हो, उसके अंदर क्या आती है, मिलावट आती है। और उस मिलावट के अंदर क्या क्या है, तो आपके एक टॉपिक दिया हुआ है खाद्य पदार्थों में मिलावट। जैसे आप शक्कर जो आती है, उस शक्कर के अंदर मिलावट के रूप में क्या आती है, अस्थियों का चूर्ण आता है, साथ साथ में कुछ केमिकल आता है। चाय जो है आपकी चाय बनाती है, उस चाय की पत्तियों के अंदर कुछ मिक्स करके उसके अंदर मिक्स किया जाता है। और उसके अलावा आपकी जितने भी प्रकार की आप खाद्य वस्तुएं लाते हो, खाने के लिए जो भी वस्तुएं लाते हो, आटे के अंदर प्लास्टिक, ठीक है, जो आटा आता है उस आटे के अंदर प्लास्टिक, आटे के अंदर क्या आता है, प्लास्टिक आता है। साथ साथ में जो घी आता है उसके अंदर वनस्पति तेल मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी आपके खाद्य वस्तुएं आती है उसके अंदर क्या किया जाता है, मिलावट किया जाता है। खाद्य वस्तुओं में मिलावट के ऊपर 3 नंबर का प्रश्न आपके बन सकता है। इसके अंदर आप देख लेना, पूरी थ्योरी है, आप किताब से पढ़ लेना। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, गुरुजी खाद्य पदार्थों में मिलावट के अंदर आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको
समझा दूंगा, वैसे समझाने लायक है नहीं, थ्योरी है, उसको पढ़ लेना। खाद्य पदार्थों में मिलावट, शक्कर के अंदर क्या मिक्स किया जाता है, उसके अंदर क्या मिक्स किया जाता है, सभी के सभी पूरी थ्योरी है, इस चीज़ को आपको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका पहला यूनिट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये पहला यूनिट है भोजन और मानव स्वास्थ्य। लगभग पहला यूनिट क्या हो गया आपके कंप्लीट हो गया है, पहला यूनिट आपके लगभग कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है एक छोटा प्रश्न आएगा 1 नंबर का, एक आएगा 3 नंबर का प्रश्न। आज मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दे देता हूं, उस प्रश्नों को आपको करना है, ठीक है, और उसके बाद पहला यूनिट खत्म हो जाता है। पहले यूनिट के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहला प्रश्न है भाई सब म्यूकस फाइब्रेसिस रोग के लक्षण बताइए। सब म्यूकस फाइब्रेसिस रोग के अंदर क्या हो जाता है, उसके लक्षण आपको बताने हैं। दूसरा प्रश्न लिखो, इसको अपनी कॉपी के अंदर करना है भाई, ठीक है, और कॉपी के अंदर करके यदि मेरे व्हाट्सएप नंबर है तो उसके ऊपर आपको फोटो लेके सेंड करनी है, ताकि मैं आपकी राइटिंग को देख सकूं, आप किस तरीके से लिख रहे हो उसको देख सकूं, ठीक है। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उस चीज़ को आप बार बार पढ़ो। सिलेबस आपका कम होगा, 100% है, कहाँ से कौन सा टॉपिक हटाया जाएगा ये भी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सुनने में आया कि आपका सिलेबस कम होगा, 30% सिलेबस कम होगा। अब सिलेबस कम होगा नहीं होगा बात अलग बात है, साथ साथ में आपकी जो छुट्टियां आगे आएगी, दीपावली की छुट्टी आती है, उस छुट्टियों को भी काटा जाएगा, इसलिए आप नो डाउट रहिए सिलेबस पूरा हो जाएगा स्कूल खुलते ही, ठीक है। जो मैं चीज़ दे रहा हूँ उसको बार बार आप रिवाइज करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी से आप यदि पढ़ोगे तो आपके परसेंटेज बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, परसेंटेज ज़्यादा बनेंगे, नहीं तो आप अभी से यदि लापरवाही करोगे तो परसेंटेज नहीं बनेंगे। दूसरा प्रश्न आप लिखो, दूसरा प्रश्न लिखो, अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड के नाम बताइए, और कितने नाम बताने हैं, कोई तीन नाम बताने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्रश्न लिखो भाई, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम लिखिए। आगे प्रश्न लिखो, तंबाकू कौन से कुल का है, तंबाकू कौन से कुल का पादप है, इसके कुल का नाम बताना है। आगे आप लिखो, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र लिखिए, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र लिखना है। उसके बाद छठा प्रश्न लिखो, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, शायद मैं भूल गया हूं, जब मैंने आपको बीपी पढ़ाई थी, रक्तचाप उस समय नहीं बताया था। रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है उस यंत्र को क्या कहता है, उस यंत्र को कहता है स्फेगनोमैनोमीटर। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले स्फे याद रखना, फिर गनो, फिर मैनो, फिर मीटर, ऐसे करके 1 2 3 4 इसके 4 टुकड़े कर देना, फिर याद रखना, क्योंकि यदि आप इसको एक साथ में याद रखोगे तो परीक्षा में आप गलत लिख के आओगे, इसलिए आप इसको टुकड़े में करके याद करो। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेगनोमैनोमीटर। और सामान्य रक्तचाप कितना होता है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है आपके शरीर का, सामान्य रक्तचाप बीपी कितनी होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जाते ही बीपी चेक करता है, तो वो होती कितनी है, 120 से 80 mmHg के मध्य, 120 से 80 mmHg के मध्य बीपी होती है। आगे प्रश्न लिखो भाई, 7वां प्रश्न लिखो, गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है। ये प्रश्न पहले भी दिया हुआ, कौन सा रोग होता है, ध्यान रखना है, इसको भी आप कर लेना। अब मैं आपको बड़े प्रश्न दे देता हूं, 2 प्रश्न बड़े बड़े,
उसके बाद फिर पूरा कर देते हैं। लिखो, खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए, पर लेख लिखिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों के अंदर क्या क्या मिलावट की जाती है, इसके ऊपर लेख लिखना है। मैंने आपको इस चीज को घर पे बैठकर पढ़ने के लिए कहा है, इस चीज को किताब से पढ़ लेना। फिर एक प्रश्न लिखो भाई, नवा प्रश्न है, क्वासियोर को रोग, क्वासियोर को रोग किस प्रकार का कुपोषण है, किस प्रकार का कुपोषण है एवं रोग के लक्षण व उपाय बताइए। इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और लिखकर मेरे को स्क्रीनशॉट, उसका फोटो लेके आपको मेरे को व्हाट्सएप कर देना है। मैं देखूंगा कि आपकी राइटिंग कैसी है, आप कैसा लिख रहे हो, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, सभी चीज को आप लिख के मेरे को बताओगे। आज के लिए इतना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों यारों को शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे को मोटिवेशन